Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kana Mahan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In this state of COVID-19 pandemic, it's been like 8 months and we all are fighting with it. So it's my humble request to everyone that please stay home, stay safe, as due to the cold weather, the coronavirus can spread very fast. And even in Delhi we are seeing and we are going through such hike of the cases, so we don't want the same thing to be repeated here. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। तो अब तक हम कर रहे थे 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर अप किया है? हमने कवर अप किए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके रोल, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल उसके बाद आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हमने फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड उसके बाद हमने देखा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लेवरेज, एंड आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हम ऑलरेडी 11th में देख चुके हैं। जस्ट थोड़ी सी और डेप्थ में इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजनेस के एसेट्स के बारे में। बिजनेस में दो तरह के एसेट्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट भी दो तरह से होती है, एक हमारा फिक्स्ड एंड एक हमारा वर्किंग। तो आज हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये यहाँ पे फिक्स्ड है और ये यहाँ पे काम कर रहा है लगातार, ठीक है। अब फिक्स सबसे पहले उठाते हैं हम फिक्स्ड को। फिक्स क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल मींस दोज पार्ट ऑफ दैट कैपिटल दैट इज स्पेंट ओवर द फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट पे जो कैपिटल स्पेंड की जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? फिक्स्ड कैपिटल। और इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस स्टडीज द कैपिटल अलोकेटेड इन द फिक्स्ड एसेट, ठीक है। लिखते हैं इसको एक बार। अब फिक्स्ड एसेट में कैपिटल को एलोकेट करना क्यों जरूरी है? फिक्स्ड एसेट को कैपिटल अलोकेशन देना इस वजह से जरूरी है बिकॉज फिक्स्ड एसेट ही आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिसाइड करती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ ये आपका फिक्स्ड एसेट से ही डिसाइड होता है। अब फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आता है? फिक्स्ड एसेट में आ जाती है आपकी लैंड, कैपिटल, मशीनरी, व्हीकल्स, पेटेंट्स, फॉर्मूलाज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें हमारा फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अब वर्किंग हमने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल क्या है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सीस ऑफ करंट एसेट, एक्सीस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, एक्सीस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट का करंट लायबिलिटी से ज्यादा एक्सीस होना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो होता है जो हमें डे टू डे वर्किंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मींस द पार्ट ऑफ द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका बिल्स आ जाते हैं, इसमें आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका लेबर, वेजेस, ये सारी की सारी चीजें हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट होती है। अब वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारी दो तरह की होती है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा नेट, ठीक है। ग्रॉस में आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस यानी वर्किंग कैपिटल पे किए हुए सारे एक्सपेंसेस आते हैं। दिस रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट असेट, इन्वेस्टमेंट इन all the current asset, ठीक है। और नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रॉस का मतलब मैंने आपको बताया कि जितना भी इन्वेस्टमेंट आपको करंट एसेट में हो रहा है वो सारा का सारा ग्रॉस में आएगा। एंड उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल है वर्किंग ऑफ कैपिटल में। दिस रेफर्स टू एक्सीस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। जैसा कि बताया था कि नेट हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, दिस मींस एक्सीस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। अब ऐसा क्यों?
बिकॉज करंट लायबिलिटीज जो होती हैं वो विद इन एन अकाउंटिंग ईयर हमें रिपे करनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का एलोकेशन क्या होता है, इसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल आपकी दो टाइप में होती है, ग्रॉस एंड नेट। इसके और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए और फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल जानने के लिए हम चलते हैं इसके स्लाइड्स के वीडियो पे। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। Hello students, in the previous part of the video we learned about the fixed capital and working capital कि जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो हम लेते हैं या तो फिक्स कैपिटल के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, फिक्स कैपिटल के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कैपिटल बजटिंग एंड सेकंड होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब देख लेते हैं, हम इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं हम फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, एक बार देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल वो होती हैं जो हमें डेली की एक्टिविटीज़ के लिए फंड रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, जो कंपनी के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और इन सब चीज़ों को बोलते हैं हम करंट असेट्स। ठीक है, अब जो मेजर इंग्रेडिएंट है वर्किंग कैपिटल के, जो मेजर काम होता है वो होता है कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी स्टॉक मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल के टाइप्स की बात करूं, वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड वन इज नेट वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड पर बताया था। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टोटल फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट, यानी कि ओवरऑल जो फंड है जो कि करंट एसेट में, यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए जो ओवरऑल फंड इन्वेस्ट किया गया है उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम बोलते हैं क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एक्सीज ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी, यानी नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। करंट लायबिलिटी यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी आपकी लायबिलिटी है उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद करंट एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, करंट एसेट होते क्या है एक्चुअली, करंट एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट रिडक्शन इन वैल्यू। करंट एसेट वो होते हैं जो एक साल के पीरियड तक कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं करंट एसेट, और जिनके जो रिटर्न है बहुत लो मिलता है, जैसे कि कैश एट बैंक, डेप्टर स्टॉक, ये सारे आपके करंट एसेट के एग्जांपल है। जैसे कि बैंक में कैश है उस पर बहुत कम रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है, और कभी कभी करंट अकाउंट्स के केसेस में तो आपको रिटर्न मिलता भी नहीं है, जैसा आपका प्रिंसिपल ही बना रहता है। तो ये होते हैं हमारे करंट असेट। अब करंट लायबिलिटी क्या है, करंट एसेट मैंने आपको बताया कि जो कि एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट किए जा सकें। करंट लायबिलिटी क्या होती हैं, पेमेंट विच इज़ ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, यानी एक साल में हमें जितना पेमेंट करना होता है उसी को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, यानी एक साल के अंदर की हमें जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलेंगे। जैसे कि बिल्स पेएबल, बिल्स पे करने हैं, क्रेडिटर को कुछ पैसा देना है, बैंक का ओवरड्राफ्ट पे करना है, ये सारा हमारा करंट लायबिलिटी का एग्जांपल है। अब इसके बाद है हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि वर्किंग असेट्स को क्या करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग असेट, या फिर जब भी वर्किंग असेट के मैनेजमेंट की बात आती है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक छोटी सी हमारी शॉर्ट फॉर्म भी है, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारी, नो क्लासिकल, ठीक है, नो क्लासिकल, ठीक है। अब नो क्लासिकल में सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, क्रेडिट अलाउड है, लेवल ऑफ कंपटीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सीजनल फैक्टर्स, स्केल ऑफ ऑपरेशन, इन्फ्लेशन, कंपनी बिजनेस साइकिल, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, अब 1 बाय 1 इन सब की स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या एक पर्टिकुलर फैक्टर है एंड किस तरह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने इस स्लाइड में भी डाले हुए हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा एंड ध्यान रखिए बुक के फैक्टर्स की एक बार जरूर स्टडी कीजिए, बिकॉज बुक में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्लाइड्स में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा नेचर ऑफ बिजनेस।
अब नेचर ऑफ बिजनेस आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बिकॉज हमारा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है या किस तरीके का बिजनेस है, ये चीज़ हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जैसे कि एग्जांपल है टाटा स्टील का, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट कराया जा सके। दैट्स वाई इट विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल। बट इफ विल बी टॉकिंग अबाउट रिटेल एंड बिजनेस सर्विसेज, देन no manufacturing, no distinction between raw material and finished goods. So that's why service sector, retail and service business, they required less working capital. So on the nature of business, we can classify the requirement of working capital as per their specifications, as per their nature. The second point, let's move to second point. Second point states the operating efficiency. What is the meaning of operating efficiency? Operating efficiency means that every business has their own way to operate. यानी हर बिजनेस का काम करने का अपना तरीका होता है, और काम करने के इस तरीके से भी कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे फर्क पड़ता है। जैसे firm capable of utilizing the resources efficiently without wastage of material and idle labor can manage with lower working capital. यानी ऐसी फर्म जो सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही है एंड इट इज़ मैक्सिममली यूटिलाइजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जिनकी लेबर फालतू नहीं है, ठीक है, जो लेबर को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ultimately all the resources, labor, they are effective and efficient both. In that case, that is higher stock turnover ratio and higher debtor टर्नओवर रेशियो, यानी कि उनका जो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यानी उनके स्टॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होती है, उनका डेब्ट उधारी नहीं बढ़ती, तो उस केस में उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम ज़रूरत होती है। यानी आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सब लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, बिकॉज यू विल गेट द मोर एंड मोर प्रॉफिट। ठीक है। थर्ड, क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का क्या मतलब है? क्रेडिट अलाउड का मतलब है कि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट इन अ हायर अमाउंट ऑफ डेप्टर्स, यानी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी इतनी भी फ्री नहीं होनी चाहिए जिससे कि डेप्टर्स की जो संख्या है, डेप्टर की क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, जिससे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है। कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट इन लोअर अमाउंट ऑफ डेप्टर्स, डिक्रीज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी होती है जहाँ पे डेब्ट कलेक्शन पीरियड क्या होता है, वो लो होता है। ठीक है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होती है, वहाँ पे भी लो डेब्ट कलेक्शन पीरियड होता है। तो ये दोनों सिचुएशन ऐसी हैं कि जो कंजर्वेटिव है, ठीक है, कंजर्वेटिव वाली जो प्रॉब्लम है, उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, और लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि ऐसी क्रेडिट पॉलिसी जो फ्री है, और कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि ऐसी क्रेडिट पॉलिसी जो कि फ्रीली फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है। तो पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, देन क्रेडिट अलाउड, उसके बाद लेवल ऑफ कंपटीशन। देखिए, लेवल ऑफ कंपटीशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है डिसाइडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप ऐसे मार्केट में हैं जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक आपको ज़्यादा रखना पड़ रहा है, आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, बिकॉज अब एक बड़े मार्केट में है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आपका कंपटीशन नहीं है, आप मार्केट में अकेले हैं, या फिर आप ऐसे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वेयर देयर इज़ नो हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। इससे आपको लो फिनिश गुड की रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और अदर मार्केटिंग कॉस्ट भी आपकी लो आती है। इससे क्या होता है, आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो लो हो जाती है। अब ऐसा होता कैसे है? देखिए, आप एक जगह पे हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक ही चीज़ की 10 दुकानें हैं, या एक ही एरिया में जहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्शन 10 जगह पे हो रहा है, तो उस केस में सब अपने आप को बेस्ट बताना चाहेंगे, और बेस्ट बताने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, टीवी पे ऐड लाए जाएंगे। हर कोई चाहेगा कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट है वो अमिताभ बच्चन कर दे, मेरी मार्केटिंग यहाँ पे होनी चाहिए, मॉल में मेरा पोस्टर हो, बैनर हो, मैं इस मूवी को प्रोड्यूस करूँ, जिससे कि क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाते हैं, और जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके अपोजिट में आप लोग अपने आप समझ सकते हैं कि अगर कॉम्पिटिशन कम होगा तो किस तरह से हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल।
ठीक है। देखिए अगर रॉ मटेरियल आपके पास फ्रीली एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इट विल सेव योर टाइम, it will save your time, it will low lead time lag between placement of order and actual receipt of material। तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम देनी पड़ेगी। यानी कि सपोज कीजिए आपने ऑर्डर दिया एंड उसी के साथ आपका माल आ गया, यानी कि आपको रॉ मटेरियल एक बहुत जल्दी और इफ़िशिएंट टाइम में आपके पास डिलीवर हो जाता है। तो उस केस में इसका फ़ायदा क्या होता है, इस केस में आपकी गुडविल बनती है और उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम यूज़ होती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीजनल फैक्टर। देखिए सीजनल फैक्टर भी बहुत इफेक्ट करता है इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। जैसे कि हमें ठंडों में अभी जाड़ों जो हमारे वूलन्स की रिक्वायरमेंट होती है, दिवाली में पटाखों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सीजनल फैक्टर हैज़ ह्यूज डिमांड ड्यूरिंग पीक सीजन, यानी पीक सीजन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि जब अब अभी वुलन जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो वुलन क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो इस समय उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की इतनी नहीं होती, स्लोली इनका वर्क चलता रहता है। तो इस वजह से सीजनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब यानी कि कोई बिजनेस कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, किस स्केल पे काम कर रहा है। बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसी तरह से होगी, छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऐसी होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है पिज्ज़ा वेंडर्स का, डोमिनोज है, डोमिनोज के कितने सारे आउटलेट्स हैं, तो यानी कि इतने सारे आउटलेट्स को रन करने के लिए उन्हें वेजेस देने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस वजह से क्या है, उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन एक हमारा जो लोकल वेंडर है जो एक शहर में केवल पिज्ज़ा बना रहा है, तो उस केस में उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। क्यों? क्योंकि एक आउटलेट है, 4 लेबर काम कर रही है, वहाँ पे 500 डोमिनोज के हज़ारों आउटलेट में कम से कम 10,000 लेबर काम कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस के आपके ऑपरेशन स्केल पे भी हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट चलते हैं इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन को देखिए सीधी भाषा में हम बोलते हैं महंगाई, ठीक है। इन्फ्लेशन को हम सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? महंगाई। यानी मार्केट में जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो जो वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है वो डाउन चली जाती है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हाई इन्फ्लेशन लीड टू हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, रॉ मटेरियल एंड लेबर दोनों ही महंगे हो जाते हैं। तो उससे क्या है, लेकिन इसकी वजह से फर्म जो है अपने सेलिंग प्राइस रिवाइज नहीं कर पाती। अब फर्म सेलिंग प्राइस रिवाइज क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। डिमांड एंड सप्लाई तो सेम है, यहाँ पे प्रॉब्लम मनी की आई है, मनी की डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है। और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, इसी मनी फ्लो की प्रॉब्लम के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके बाद कंपनी बिजनेस साइकिल। देखिए हर कंपनी का अपना बिजनेस साइकिल होता है, कभी वो एकदम बहुत प्लस में चलता है, कभी नेगेटिव में चलता है। तो यानी कि बूम में और डिप्रेशन दो सिचुएशन होती हैं, या तो कंपनी बूम में जाएगी या तो कंपनी डिप्रेशन में जाएगी। अब डेफिनेटली बूम है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और एक सिचुएशन जहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन की सिचुएशन में हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि हाई क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स एंड एडिशनल फाइनेंस फ्रॉम बैंक, लोअर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी कि आपको कितना क्रेडिट अवेलेबल है, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट आपको कितना अवेलेबल है और बैंक भी आपको टाइम टू टाइम फाइनेंस अवेल करा रहा है, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन आपको ना ट्रेड क्रेडिट मिल पा रहा है, आपको ना रॉ मटेरियल क्रेडिट पे मिल पा रहा है और बैंक भी आपको फाइनेंस अवेलेबल नहीं करा रही है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल के बारे में बता दूं, प्रोडक्शन साइकिल है क्या? प्रोडक्शन साइकिल, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज द लेंथ पीरियड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सेल्स, ठीक है, आफ्टर एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज मटेरियल, पावर एटसेट्रा इनटू कैश। अब लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है
कि रिसोर्सेज को, यानी जहाँ से हमें क्रेडिट मिला है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को हमने कन्वर्ट किया कैश में, कैश कन्वर्ट होगा रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल विल बी वर्क इन प्रोग्रेस एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यानी कि आपके कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल भी आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को शो करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा लेंदी आपका प्रोडक्शन साइकिल होगा, जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस को होगी। तो ये थे कुछ पॉइंट या कुछ फैक्टर्स जो कि आपके कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना कैपिटल बजटिंग और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, वो देख लेते हैं कि जो प्रोसेसिंग साइकिल होती है बिजनेस की, ये भी कहीं ना कहीं आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं। अब ये आपका प्रोसेसिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं, बिकॉज बिजनेस की अगर प्रोसेसिंग साइकिल लॉन्गर होगी, यानी कि रॉ मटेरियल रिसीव करने से लेके उसको फिनिश गुड में कन्वर्सन करने तक का टाइम, अगर ये टाइम ज़्यादा होगा तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। लेकिन आपका प्रोसेसिंग साइकिल यानी कि रॉ मटेरियल के फिनिश गुड से कन्वर्जन का टाइम जो है वो कम होगा, तो उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। अब ऐसा समझ लीजिए कि आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप जितना जल्दी आपने लेबर हायर कर ली, अब जितना जल्दी आप लेबर को माल देंगे उतना जल्दी काम करेगी। अब आपके पास माल डिले हो गया या फिर आपकी लेबर सही तरीके से काम नहीं कर रही है और 2 दिन का काम 4 दिन में हो रहा है, तो उस केस में 2 दिन की वर्किंग कैपिटल तो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से ये फैक्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं हम अपनी कैपिटल बजटिंग या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो भी जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, एंड कैपिटल बजटिंग इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग रन। एक लॉन्ग रन में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस का अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, और उसके रिस्क को डिफाइन करने का काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। और कैपिटल बजटिंग की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है ये मोस्टली आपका बिजनेस के लॉन्ग टर्म फाइनेंस से पूरी होती है। यानी कि शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म फाइनेंस आपको कैपिटल बजटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पूरी नहीं कर सकते, बिकॉज इसके लिए आपको ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपको ह्यूज फंड्स मोस्टली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होते हैं। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्टर कैपिटल बजटिंग, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास कप स्टैंड। ठीक है, कप स्टैंड क्या कहता है, कप स्टैंड कोलैबोरेशन लेवल यूज फॉर अपग्रेडिंग ऑफ टेक्निक, पी पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, स्केल ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी चॉइसेस, अल्टरनेटिव फाइनेंस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड एट लास्ट डाइवर्सिफिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फैक्टर दैट इफेक्ट द कैपिटल बजटिंग रिक्वायरमेंट। द कोलैबोरेशन लेवल का मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। कोलैबोरेशन लेवल मीन्स सम ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर्स फैसिलिटीज़। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं। अब एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को यूज़ करने का मतलब क्या है, एक दूसरे की फैसिलिटीज़ को यूज़ करने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि एक ही सेक्टर में 4 कंपनी काम कर रही हैं। ठीक है, अब 4 कंपनी काम करने का मतलब है हर कंपनी की जो वर्किंग शिफ्ट है वो अलग अलग है। ठीक है, और हर कंपनी ने क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस रखी हुई है। अब उस केस में एक सिचुएशन तो यह है कि चारों कंपनीज की अपनी एक अलग अलग बस हो। ठीक है, यानी कि हर कंपनी को अलग अलग फिक्स कैपिटल के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे चारों कंपनीज ने आपस में मिलकर बात की, कोलैबोरेशन किया, और अब थोड़ा सा 15-20 मिनट ज़्यादा लगते हैं, बस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक ही फिक्स कैपिटल से अब क्या होता है, चारों कंपनीज के एम्प्लॉयज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एग्जांपल है कोलैबोरेशन लेवल का। अब जब कोलैबोरेशन होता है तो इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि चारों कंपनी अगर 4 बस लेंगी तो इससे उनकी फिक्स कैपिटल उन्हें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। लेकिन अब थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, वो भी बहुत एक माइनर सा, लेकिन फिक्स कैपिटल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी चारों एक ही बस से काम चला लेंगी। तो उस केस में उनको क्या है, कम फिक्स्ड एसेट की जरूरत पड़ी। तो यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं तो उसके फ़ायदा ये होगा कि आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम से कम होगी। सेकंड, अपग्रेडिंग ऑफ टेक्निक। ठीक है, अपग्रेडिंग ऑफ टेक्निक का क्या मतलब है, कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने से नुकसान होता है। ठीक है,
आउटडेटेड टेक्निक यूज़ करने का मतलब क्या है, जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपका एसएसडी नहीं है, आप अभी पुराने प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, तो इससे आपका काम स्लो होगा, इससे आपका काम स्लो होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे आपके नियर बाय प्लेस में अक्षय पात्र है। अब अक्षय पात्र में एक दिन में करीब 7 से 8 हज़ार रोटियां बनती हैं, ठीक है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 7 से 8 हज़ार रोटी बनानी है तो कितने आदमियों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक मशीन ले आए, आपने एक बार फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, तो उस मशीन से क्या हो रहा है, आपको 1000 रोटी तो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस में टेक्निक को अपग्रेड करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देता है, ठीक है। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हायर फिक्स कैपिटल की, अगर आप टेक्निक अपग्रेड कर रहे हैं तो। इसके बाद प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से भी हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़्यादा होती है। जैसे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ग्रोथ स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हायर ग्रोथ प्लान्स रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। जैसे टाटा का एग्जांपल है, रिलायंस का एग्जांपल है कि इनके ऑर्गेनाइजेशंस बड़े हैं तो इनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बिकॉज हर महीने हर साल ये लोग कोई ना कोई नया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस प्रपोर्शन ऐड करते जा रहे हैं अपने ग्रुप में। तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छी स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, देखिए बिजनेस के काम करने के स्केल पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने वर्किंग कैपिटल में भी सेम एग्जांपल दिया था कि एक आपका डोमिनोज पिज़्ज़ा है, एक आपके मोहल्ले में पिज़्ज़ा बेचने वाला है। डोमिनोज पिज़्ज़ा आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, तो उसके पास कितना बड़ा प्लांट होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनवैल्यू, बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्मूला जो है। उसके बाद आपका रेंटेड आपके प्लांट्स होंगे, आपकी शॉप्स होंगी, आपके शोरूम्स होंगे, तो उस सिचुएशन में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी, ज़्यादा। लेकिन जो आपका छोटा सा बंदा काम लेके बैठा हुआ है, एक उसकी दुकान है, छोटा सा ओवन है, सारे काम वो कर रहा है अकेले खुद ही, तो उस केस में उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो यानी बिजनेस आपका किस लेवल पे काम कर रहा है ये भी बहुत मैटर करता है आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस, एक ऐसा बिजनेस जो कि हाई टेक्नोलॉजी चॉइस पे जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली डिपेंडेड है, हर चीज़ के लिए मशीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैनुअल लेबर वहाँ पे कम है, तो उस केस में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अब मैनुअल लेबर नहीं है, मशीनों पे पैसा आप खर्च कर रहे हो, तो मशीन के रिपेयर पे ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस वजह से हाई टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन जो मैनुअल लेबर पर डिपेंड होते हैं उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव फाइनेंस, अल्टरनेटिव फाइनेंस का मतलब क्या है देखते हैं। कंपनीज गेटिंग अल्टरनेटिव और फिक्स्ड एसेट डज नॉट रिक्वायर टू इन्वेस्ट इन सर्टेन एसेट लाइक मशीनरी, यानी कि ऐसी कंपनी जिनके पास फिक्स एसेट का अल्टरनेटिव है, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा लैंड बिल्डिंग पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पूरा प्लांट खरीदने की बजाय, कोई मशीनरी खरीदने की बजाय आपने उसको आउटसोर्स कर लिया, आपने उसको लीज पे दे दिया, आपने उसको किराए पे ले लिया, तो उस केस में क्या फ़ायदा हुआ, उस केस में फ़ायदा ये हुआ कि आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं डालना पड़ा। जैसे कि सपोज़ कीजिए आज आप कहीं कोई शॉप लेते हैं और शॉप की कीमत 1 करोड़ रुपये है, और उसी वही शॉप आपको मिल रही है कितने में, आपको 50,000 रुपये महीने के किराए पे मिल रही है। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को किराए पे लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपका 1 करोड़ रुपये सीधा का सीधा नहीं जाता है, वो अमाउंट आपका सीधा का सीधा जेब से नहीं जा रहा है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि फाइनेंस की अवेलेबिलिटी अगर आपके पास है तो उस सिचुएशन में भी आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। अब नेचर ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस के नेचर पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जैसे आपका कोई बिजनेस है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, स्टोरिंग का काम है, ठीक है, तो उस केस में आपको प्लांट बड़ा लगेगा। अब जैसे आपकी बोइंग फैक्ट्री है, बोइंग एवरेट फैक्ट्री आपकी है, बोइंग एवरेट फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि एक शहर के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्लेन बनाती है,
और इतने बड़े स्पेस में है तो सोचिए कितना ज़्यादा पैसा वो लोग खर्च करते होंगे अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन ये तो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ऐसे में कहीं कोई सर्विस फैक्टर हो, ऐसे में कोई कंसल्टेंसी एजेंसी हो, तो वहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? वहाँ पे आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपको फिजिकल प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सारा काम आपका सिस्टम पे चल रहा है एक छोटे से प्लेस से। तो ये भी आपका बिजनेस का जो नेचर है वो भी आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि a firm if chooses to enter new sector into business तो higher amount of fixed capital is required। यानी कि कोई फर्म अगर नए बिजनेस में घुसना चाहती है या एंटर होना चाहती है तो उस चीज़ के लिए हायर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड। ठीक है, अब जैसे जियो है, रिलायंस का जो मेन काम था वो कुछ और है, लेकिन वो टेली कम्युनिकेशन बिजनेस में एंटर किया उन्होंने तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में थी। तो यानी कि अगर आप अपना प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हैं, आप ये एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट आपका एक्सपेंडिशन ग्रोथ में आ सकता है। तो ये थे हमारे फैक्टर जो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।